अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स पार्ट 2 पे। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 पे डिस्कशन की थी। तो अब बारी है चैप्टर 12 यानी कि फ़िज़िक्स पार्ट 2 की, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर एक चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये जो दो चैप्टर हैं पार्ट 2 के, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से अक्सर 3-4 एमसीक्यूज़ इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के देखें तो शायद 5-6 भी आ सकते हैं। ये चैप्टर जितना एक डिफ़िकल्ट है और उसी हिसाब से जितनी इसमें कैलकुलेशंस वाली चीज़ें हैं, फार्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, उसी हिसाब से ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट भी बहुत हैं। ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें इस एक तो एक वीडियो तो लेंथी होगी उम्मीद है। डिस्कशन अगर ज़्यादा की जाए तो की पॉइंट्स मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। जो चीज़ें आपको देखनी होंगी, फार्मूलाज आपको डेफिनेटली बुक से देखने होंगे। काफ़ी सारे फार्मूलाज मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। उनके साथ चीज़ों पे कैसे ऊपर नीचे हो सकती हैं वैल्यूज़, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिस्कशन होगी। लेकिन स्टिल इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यानी मेरा लेक्चर तो ले ही ले, उसके बाद आपको बुक को भी थॉरोली रीड करना होगा। और अगर आप में से कोई एकेडमी में क्लासेस ले रहा है, नहीं ले रहा तो ठीक है, तब भी काम चल सकता है। अगर ले रहा है तो वहाँ पे भी लेक्चर को गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो चार्जेस, स्टैटिक्स रेस्ट पे। जैसे यहाँ दो चार्जेस दिखाए हुए हैं, Q1 है और Q2 है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। ठीक है, कॉलम फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितना उन पे चार्ज ज़्यादा होगा, कॉलम फोर्स उतनी ही बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन उनके दरमियान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। इसी तरह कॉलम फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर बिटवीन दैम। ये दोनों चीज़ें कहाँ से पता चली हैं? ये इसके फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, तो एफ डिपेंड किस पे कर रहा है? एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ, यानी कि कॉलम फोर्स एफ सी कर दें इसे, एफ सिंपली लिखने के बजाय 1/r। ठीक है, ये ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है, फार्मूला भी हमें यही चीज़ बता रहा है, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दी है। के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड इट्स वैल्यू इज़ 9 क्रॉस 10 रेज 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये उसका यूनिट है। यूनिट भी याद रखिएगा यूनिट, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि वो के की वैल्यू ही डायरेक्टली पूछ लें, तो यूनिट में माइंड में ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ के की नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको वैसे याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है? ये है क्या? वो रेशो है परमेबिलिटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी इन अ वैक्यूम। तो ई एप्सिलॉन आर जो है इक्वल टू है एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या वैक्यूम कह दें एप्सिलॉन इसे। अब एक और चीज़, मुझे नहीं पता कि ये एप्सिलॉन ही है, मुझे इस सिंबल का जो याद है आई थिंक एप्सिलॉन ही है। इन केस अगर मैं मिसप्रोनाउंसिएशन है या मैं मिसप्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा, तो आप खुद देख लीजिएगा। एप्सिलॉन मैं इस ई को कह रहा हूँ, ये जो ई तरह बना हुआ है ना, या 3 उल्टा 3 कह दें, इसमें एप्सिलॉन कह रहा हूँ। अच्छा जी, ई आर 1 से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन जो मीडियम है वो एप्सिलॉन वैक्यूम से ग्रेटर होगी। जैसे कि अभी हमने रेशो देखी है, यहाँ पे ऊपर है, तो जब इसकी वैल्यू पहले ही ज़्यादा होगी इसके निस्बत, तो रेशो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। यानी कि अब एमसीक्यूज़ इस पे भी एक बन सकता है, इसी एक छोटे से पॉइंट पे एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं? कहेगा कि रिलेटिव परमेबिलिटी की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। वो कोई भी ऑप्शन दे सकता है, 0 दे सकता है, 0.5, 0.8, और कह सकता है कि 1। तो पॉसिबल है 1 हो सकती है अगर दोनों इक्वल हो जाएं, परमेबिलिटी इन मीडियम और परमेबिलिटी इन वैक्यूम। अदरवाइज हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कम कभी भी नहीं होगी।
ये चीज़ माइंड में रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर बाद में आप कहते हैं कि जो पेपर था, जो क्वेश्चन था, वो आउट ऑफ सिलेबस था। इसी चीज़ को, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, इसी चीज़ को मैं तोड़ मरोड़ के घुमा के इसके कई क्वेश्चन बना सकता हूँ। जब एप्सिलॉन मीडियम यानी कि परमिबिलिटी मीडियम की ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो फोर्स है यानी कि कॉलम फोर्स है मीडियम के केस में, वो कम होगी वैक्यूम की निस्बत। क्यों होगी कम? ये अच्छा आ गया था फार्मूला, देखते हैं। ये है फार्मूला, एप्सिलॉन आर जो है वो किसके इक्वल है? फोर्स वैक्यूम के। तो जो फोर्स वैक्यूम है एफ VAC यानी कि फोर्स वैक्यूम है, वो किसके इक्वल हो रही है? एप्सिलॉन आर के मल्टीप्लाई बाई एफ मीडियम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो भी फैक्टर आएगा यानी कि फोर्स की वैल्यू जो भी आएगी, उसमें इसके ऊपर कितनी वैल्यू होगी, ये फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने बात की है कि ER हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो फोर्स वैक्यूम, वैसे इसके न्यूमेरिकल आगे हैं सी, लेकिन स्टिल मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए यहीं पे। फोर्स जो है मीडियम के केस में मैं कह देता हूँ मेरे पास जी समझ लें 5 आई है, 5 कॉलम न्यूटन, जो भी यूनिट के हिसाब से न्यूटन है, 5 न्यूटन आई हुई है, ठीक है। अब जो मेरा कांस्टेंट है ये समझ लें कि मैंने कहा है 1 से ज़्यादा होगा, तो मैं कहता हूँ कि 1 से ज़्यादा सिंपली 1.1 है, पॉइंट मेरा माइनस लग रहा है, ठीक है, 1.1 है। तो जब इसे 5 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आएगा, जिससे ये पता चल रहा है कि एफ वैक्यूम हमेशा ज़्यादा होगी मीडियम से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलम फोर्स, ये सिंपल लाइंस आपको माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कॉलम फोर्स इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। उसमें पूछ सकता है पेपर में कि इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है कॉलम फोर्स की। हो सकता है 3 ठीक ऑप्शन दे के चौथा ऑल ऑफ दीज दे दे, हो सकता है 3 ऑप्शन गलत दे के चौथा नन ऑफ दीज दे दें, हो सकता है कि 4 ऑप्शंस में से एक ठीक दे दे और बाकी 3 गलत दे दे। तो किसी भी तरह का सिनेरियो हो सकता है, आपको ये सारे पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं कह दूं कि ये एक मुझे आता है, मैं पेपर में देखूं कि मीडियम डिपेंडेंट है तो मैं डायरेक्ट टिक कर दूं, नहीं, मुझे पहले बाकी भी देखने पड़ेंगे कि उनमें से तो कोई जवाब पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद ही मैं टिक करूँगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है? इफ़ 2 चार्जेस आर exerted the same force on each other, then by placing one another आएगा, on नहीं आएगा, one other charge, there will be no effect on their force, so it is a mutual force because it obeys inverse square law। inverse square law को obey करती है। उसकी वजह क्या है? अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा था, आर स्केयर था आई थिंक, नीचे ऊपर Q1 था और इसी तरह Q2 था, तो उस वजह से इसे ये भी कहते हैं कि ये ओबेज इनवर्स लॉ स्क्वायर। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, सो इट इज़ कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्सेस ये हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में। कॉलम्स लॉ ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल? ये सामने है कि 3 चार्जेस हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं एक और चार्ज पे, तो जो नेट फोर्स होगी यानी कि एफ नेट ऑन क्यू का, चार्ज क्यू पे जो नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? इसकी फोर्स के, इसकी फोर्स के और इसकी फोर्स के, इन तीनों को कंबाइन करेंगे। सुपरपोजिशन में यही होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, वहाँ पे हमने ये पढ़ा होगा, आई थिंक चैप्टर 8 में पढ़ा होगा फिजिक्स पार्ट 1 में, मैंने नहीं पढ़ाया, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन के बारे में। कॉलम्स फोर्स इज ग्रेटर आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये भी MCQs बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर आर ग्रेटर फोर्स। कौन सी है कॉलम फोर्स ग्रेटर है या स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत? उसकी वजह भी है, इट इज़ शॉर्टर इन रेंज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आर स्केयर पे दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इसकी रेंज शॉर्टर है, तो इस वजह से ये ज़्यादा होती है। वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, ब्ला 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 ब्ला। कॉलम्स फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम के केस में कॉलम फोर्स ज़्यादा होगी, अभी हमने पीछे इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो ये वैसे ज़ुबानी मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 सी स्क्वायर,
ये यूनिट लाजमी माइंड में रखिएगा। यूनिट आपको वैसे मसला नहीं करेगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप यूनिट खुद बना सकते हैं सिर्फ फार्मूले की मदद से, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यूनिट याद रखा करें। कॉलम्स फोर्स इज़ ज़ीरो बिटवीन टू चार्जेस मीडियम इज़ कंडक्टर। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कंडक्टर है तो उसमें कॉलम फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर कंडक्टर इज़ इनफाइनाइट। कॉलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। अगर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए हो इस पॉइंट के बारे में, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बताएगा, मैं एज अ न्यूमेरिकल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह अगर कांस्टेंट, वैसे बुक में भी आई थिंक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, शायद बुक में भी है, वैसे आपको पता होगा इसके बारे में। कॉलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। सिर्फ स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। पॉइंट चार्जेस से मुराद बिल्कुल छोटे छोटे से चार्जेस, बड़े बड़े चार्जेस के लिए नहीं। In order to apply Coulomb's law, distance between two mediums should be greater than 10 raised minus 15। देखने में -15 है, ये चीज़ माइंड में रखेंगे, -15 यानी कि 0.00000 ऐसे 14 जीरो लगा के 1, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये कितना इस डिस्टेंस को कहते हैं फर्मी या फेम्टोमीटर। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कॉलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इक्वल टू 1 फर्मी मीटर, इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर, ऑल ऑफ दीज। इस तरह भी आ सकता है या चेंज भी कर सकता है, किसी भी तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रख लें, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। नोट फॉर ऑल नेचुरल फोर्सेस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर ड्यू टू लॉन्गर रेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज़्यादा है, इस वजह से वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू कॉलम फोर्स। और ये सारी नेचुरल फोर्सेस में सबसे वीकर है। नेचुरल फोर्सेस के बारे में हम आई थिंक चैप्टर 21 या 20 में डिस्कस करेंगे कि कितनी नेचुरल फोर्सेस हैं और वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, इस वक्त मैंने ये जब प्रेजेंटेशंस बनाई थी तो इस वक्त मैंने दोबारा से सब कुछ राइट करने की बजाय मैंने ना अपनी वो जो बुक लिखी हुई थी उसमें से मैंने एक पिक बना के, पिक को उठा के यहाँ पे डाला हुआ है, जिस वजह से ये सारा डाटा आपके सामने एक दफ़ा ही आ जाता है। तो ये इस वजह से आपके पास आंसर, सॉल्यूशन, हर चीज़ का सामने आ जाएगा। तो मतलब अब आपके पास वो वाला चांस कम होगा, लेकिन स्टिल अगर आप लोग ट्राई करना चाहें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को तो आप कर सकते हैं। जैसे ही ओपन हो, नीचे हाथ रख दें, कोई हिंड्रेंस रख दें उस साइड स्क्रीन के सामने जहाँ से आपको जवाब पता ना चले, तो आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं कि ये आंसर कैसे आ रहा है। ये सॉल्यूशन है इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज कैन बी एस्टिमेटेड बाय इट्स फील्ड। ये एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, ये सिंपल रिलेशंस हैं, बुक के ही हैं। ये एक बनाया हुआ है, यानी कि इससे यहाँ पे जो फोर्स थी हमारे पास, फोर्स की मैंने वैल्यू पुट की हुई है ma, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, तो उसकी बेस पे ma यहाँ पे f की जगह पे मैंने पुट कर दिया है। तो a को एक साइड पे रखा है, q नॉट ऊपर जाके e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और m वहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है। ये एक्सेलरेशन का रिलेशन बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अभी इसका देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल आ गया। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैव मोर एक्सेलरेशन, इनमें से किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों होगा? आप सोचना चाहें तो ठीक है, वरना रीज़न आपके सामने है। क्योंकि ऊपर जो रिलेशन अभी हमने देखा है उसमें क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है प्रोटॉन की निस्बत कम है, तो ये फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन के केस में ज़्यादा बनेगा बानिस्बत प्रोटॉन की। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो फैक्टर उतना ही छोटा होगा, और नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी वो फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, रेशियो की, वो उतनी ही बड़ी होगी। और डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की वो सेम होगी ई और एफ की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पाथ अडॉप्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज वन चार्ज कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, सो इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा एक साइड पे होती हैं। आगे देखते हैं, मैंने पिक यहाँ पे ऐड की होगी। इफ़ फील्ड लाइंस आर पैरेलल and equispace, then electric field and electric flux both are uniform.
यहाँ पे वो नहीं ऐड, आगे होगा शायद, वो देखेंगे आएगा तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है, आर्बिट्रेरी शेप होती है, इट ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से पास करती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड नहीं करता कि जिसमें चार्ज क्लोज हो, बल्कि उस सरफेस में जो चार्ज क्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे चार्ज को रखा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, एक है -2c और एक है +2c, दो कॉलम चार्ज है एक पे, और एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, दो कॉलम चार्ज है। तो इन दोनों के केस में फ्लक्स सेम रहेगा, सिर्फ उनका साइन डिफरेंट है, तो फ्लक्स सेम रहेगा, लेकिन नेट फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। -2c है +2c है, तो इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फ्लक्स जो है ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? जब आप यहाँ पे पुट करेंगे -2c, c की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। जब दोनों को ऐड करके नेट फ्लक्स निकालना होगा आपने, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, आएगा सेम ही, साइन डिफरेंट होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और MCQs भी हैं। अ सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल, डाइपोल हो, क्वाड्रपल हो, ऑक्टापोल हो, हमेशा उसका नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा। आगे देखते हैं कि क्यों ये है रीज़न। बिकॉज अ डाइपोल हैज़ टू अपोजिट चार्जेस, डाइपोल पे दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक एज पे अगर +q है तो दूसरे पे -q होता है। इसी तरह ऑक्टोपोल के केस में भी +4q या -4q होता है, और क्वाड्रोपल के केस में मुझे वर्ड भी भूल गया प्रोनाउंसिएशन, कि +2q और -2q होगा। तो ये दोनों ही इनका फ्लक्स तो सेम आएगा, हर केस में फ्लक्स इस +4q के लिए -4q के लिए सेम ही आएगा, लेकिन जो उसके ऊपर नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो ऐड कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन वाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग या ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बुक की डेफिनेशन है, ये चार्ज है, ये दो पॉइंट्स हैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्वेश्चन आया हुआ है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट रीजन। ज़ीरो है, क्यों है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो डेल वी ज़ीरो होगा, डेल वी ज़ीरो है तो डेल ई ज़ीरो होगा, इस वजह से ये वैल्यू जो आई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़ीरो है उस रीजन में। उसके बाद है बट इट इज़ नॉट ट्रू एंड फिज़िकली पॉसिबल, लेकिन ये लाजमी नहीं है, हकीकत नहीं है, मतलब फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं लेकिन फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग डूइंग दैट, कि इस काम में वर्क डन क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है W/Q, जब डेल V ही ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी स्पेस्ड सर्फेसिज, फार्मूला आ गया फिर से। ग्रेडियंट गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज दे रहा होता है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज ये है नीचे, व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड्स अ पॉइंट चार्ज, जब एक प्रोटॉन जो है पॉइंट चार्ज की तरह, मैंने पहले बताया था पॉइंट चार्ज बिल्कुल छोटा सा चार्ज होता है, टाइनी चार्ज होता है। जब प्रोटॉन पॉइंट चार्ज की तरफ मूव करता है तो E ज़ीरो होते हैं, V भी ज़ीरो होती हैं। इसी तरह जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो E तो ज़ीरो होती है, लेकिन उस केस में V ज़ीरो नहीं होती। और जब प्रोटॉन जब एक जो पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में मौजूद है और प्रोटॉन मूव कर रहा है उसकी तरफ, तो ई इस केस में ज़ीरो नहीं होगी, जबकि वी ज़ीरो होगी। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इस वजह से काफ़ी इशू भी आ रहा है। द नेट चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज़ ज़ीरो, बुक की लाइन है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो फार्मूला आया हुआ है उसका। ड्यूरिंग charge process, capacitance does not depend upon the charge stored and potential difference, यानी कि जो भी फार्मूला हमने देखा है उसमें बता रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करती।
कैपेसिटेंस जो है ना ही चार्ज स्टोर पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेटल प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है? area of two plates, distance between two plates, medium between two plates. By placing the medium between two plates, net electric field, potential energy and energy density will decrease. However, the capacitance will increase. क्यों increase होती है? capacitance medium की capacitance vacuum से ज़्यादा है। V इक्वल टू ई डी, ये फार्मूलेज हैं, रीअरेंज किए हुए हैं डिफरेंट केसेस के लिए। ये सिंपल फार्मूले हैं, इन पर डिस्कशन मतलब बनती ही नहीं है। ये एक चीज़ मैं आपको साथ ये ज़रूर बता दूं कि ये जो 4 फार्मूले इस वक्त आपके सामने हैं ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड हर साल ही अब MCQs आ रहे हैं। इवन जब मैंने ई-कैट दिया था तब भी आए थे। एक ये कैपेसिटर और एक रजिस्टर, इन दोनों के केसेस से हर साल अब पेपर में MCQs आ रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के भी करें। अब होता क्या है, वो देता कैसे है, वो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे देता है, उसमें आपको खुद गैस करना पड़ता है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं और कौन से पैरेलल। तो उन सब की आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होती है। एफिशिएंसी ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 50%। एनर्जी इज़ गिवन टू द कैपेसिटर किसके इक्वल होती है? E इक्वल टू क्यू डेल वी। एनर्जी गेन 1/2E। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ये रेशो है, ये अक्सर आया होता है। जब हमने ई-कैट की मैंने तैयारी की थी तब मेरे एकेडमिक सेशन में तो ये हमेशा आया होता था पेपर में, हमेशा। मेरे ख्याल से ये सर का शायद फेवरेट क्वेश्चन था और आई थिंक पेपर में भी 1-2 दफ़ा आया हुआ है। तो ये रेशो है एनर्जी स्टोर, जो एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो 2/1 होती है कैपेसिटर की वजह से। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ कैपेसिटर अकर्स एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली के बारे में भी चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था। अ कैपेसिटर टेक्स 5 times constant to get fully charged or discharged. The maximum charging or discharging occurs in first time. Energy stored in first time constant during चार्जिंग इज 63%। ये बुक में था, कोई फैक्टर 0.60 से परसेंटेज में चेंज किया हुआ। ये बुक की लाइनें हैं, सिर्फ आपको वैसे याद होने चाहिए कि कितने लगते हैं। 5 times लगते हैं कांस्टेंट के कम्प्लीटली चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए, और फर्स्ट में 63% तक चार्ज होता है। उसके बाद सेकंड थर्ड का भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें तो मैंने बताई भी हैं और काफ़ी चीज़ें शायद अभी रह भी गई होंगी। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि सिर्फ इस लेक्चर पे ना डिपेंड कीजिएगा, बुक को अच्छे से देखिएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मेरी नॉलेज में है चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस चैप्टर को पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी पॉजेज़ आए हैं, बीच में अटक रहा था मैं। उसकी ये वजह है कि कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और थोड़ा मैं जैसे कि आउट ऑफ टच हूँ, तो वो फ्लुएंसी तो नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि BSc में जाके इनके बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ी हुई है, डिटेल्स पढ़ी हुई हैं कुछ, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइंड में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे, स्पेशली इस वीडियो पे अगर आप लोग क्रिटिसाइज़ करना चाहें, पॉजिटिव फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी मुझसे, तो जो है क्रिटिसिज्म को, पॉजिटिव फीडबैक को अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।